एक और क्वेश्चन, इसी के अंदर भी हमको मोमेंटम इनर्शिया ही निकालना है। एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम में काफी पार्टिकल्स हैं, देख लेते हैं एक बार, हमारी स्टेप्स बड़ी क्लियर है। सबसे पहले हमें देखना है कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम मार्क कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं हम पार्टिकल नंबर 1, दिस इज पार्टिकल नंबर 2, दिस इज पार्टिकल नंबर 3 एंड दिस इज पार्टिकल नंबर 4। तो हमारे पास 4 पार्टिकल्स हो गए। इन सभी 4 पार्टिकल्स के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप सभी जानते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4। चलिए देखते हैं वापस से। अगर हम बात करें 1 के लिए, आप जानते हैं किसी के भी लिए, किसी भी पॉइंट मास के लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास बनता है ma²। इसके लिए मास है 2m, डिस्टेंस है a, तो बन जाएगा 2ma²। तो I1 लिख देता हूं मैं, मास 2m, डिस्टेंस a² प्लस, बात करें 2 के लिए, मास m, डिस्टेंस 2a, तो बन जाएगा m इंटू 2a² प्लस, बात करते हैं मास 3 के लिए, मास m, डिस्टेंस 5a। क्या हमें डिस्टेंस 5a लेनी है यहां पर? क्या डिस्टेंस 5a लेना सही रहेगा? नहीं, डिस्टेंस 5a लेना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आप नोटिस कीजिए, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर, लेकिन क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, यह परपेंडिकुलर नहीं है, इसका एंगल है 37 डिग्री। तो क्या करें? अब हमें यहां पर खुद से इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, बड़ा इजी है। ये मास है और हम निकालने वाले हैं इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गई हमारे पास इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं यहां पर मार्क करूं तो मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपको यहां पर ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा होगा। ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास हाइपोटेनस है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। जरा ध्यान कीजिए, परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? हम सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू यहां पर 37 डिग्री है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमें गिवन है 5 है, साइन 37 आप सभी जानते हैं 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल के आया हमारे पास 3a। यानी कि हमें यहां पर जब डिस्टेंस यूज करनी है तो 5a वाली यूज नहीं करनी, बल्कि 3a वाली डिस्टेंस हमें यहां पर यूज करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। हमारे पास मास है m और डिस्टेंस यूज करनी है 3a का स्क्वायर प्लस 4 वाले के लिए बात करते हैं। 4 वाले के लिए मास तो 4m है, पक्की बात है, मास 4m में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसके लिए कोई डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्या? ये जो मास है वो खुद ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ रहा है, खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है और आपको उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस निकालनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं और मेरी इसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो भाई खुद से डिस्टेंस, खुद की पोजीशन से डिस्टेंस कितनी होगी? 0। यानी इस 4m मास के लिए एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये खुद ही इसी एक्सिस पर है और इस एक्सिस पर है, यानी इसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है, यानी 4m के लिए जो डिस्टेंस लेनी है वो होगी 0। तो 4m के लिए जो डिस्टेंस लेनी है वो हो जाएगी 0। कैलकुलेट करते हैं इन सभी को, तो यहां से आप देखें 2ma² प्लस m, यहां बना 4a² प्लस यहां बना m9a² प्लस हुआ 0। तो तैयार हो गया हमारे पास। यहां पर हम ma² को ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 2 प्लस 4 प्लस 9, तो 2 और 4 6 और 9 हो गए 15, तो बन गया हमारे पास 15ma²।
एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। कैसे क्या सिस्टम का निकालना था हमने, तो 1 पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, सबको ऐड किया, निकल कर गया। खास बात क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन नहीं थी, वो हमने खुद से निकाली। एक और क्वेश्चन, उसी के अंदर भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, काफी पार्ट्स हैं इसके, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने लिए बढ़िया रहने वाला है। Two particles having masses m1 and m2 are situated in a plane perpendicular to line AB at a distance r1 and r2 respectively as shown। तो इस तरीके से हमें डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो m1 और m2 हैं, उनके परपेंडिकुलर एक लाइन जारी है जिसको हमने नाम दिया है AB। इस AB लाइन से m1 की डिस्टेंस है r1, m2 की डिस्टेंस है r2। क्या क्या फाइंड करना है हमें? फर्स्ट हमें फाइंड करना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस AB। सबसे पहले हमें एक्सिस AB की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, आप देखिए, अगर AB की अबाउट में m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो बन जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि m1 इंटू r1 स्क्वायर। इसी तरीके से m2 का निकालूं तो m2 इंटू r2 का स्क्वायर। तो इससे तो बड़ा आसान है, इसको तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट निकालना है हमें, तो मास 1 का तो हुआ, मास m1, डिस्टेंस r1 स्क्वायर प्लस m2 डिस्टेंस r2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया तैयार, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं अपन। सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड m2। क्या बोल रहा है वो? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1, यानी कि एक्सिस m1 से पास होनी चाहिए। और दूसरा बोल रहा है वो दैट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग m1 एंड m2। तो वो एक्सिस कुछ इस तरीके से हो कि m1 और m2 को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, इस तरीके से एक एक्सिस निकल के जाएगी। ये जो एक्सिस है ये m1 से पास हो रही है, और आप नोटिस कीजिए ये m1 से पास हो ही रही है, साथ में ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी है। इसके लिए निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, अगर मैं m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ये एक्सिस के ऊपर खुद ही मास है। अपने को पता है जब भी मास एक्सिस पर होता है तो डिस्टेंस होगी 0, यानी इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा 0। फिर m2 के लिए बात करूं मैं, तो मास इसका m2 है, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक r1 प्लस r2, तो इसका i2 हो जाएगा m2 r1 प्लस r2 का स्क्वायर। यानी यहां पर भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारे पास तैयार। सेकंड पार्ट इजीली I इज इक्वल टू फर्स्ट वाले पार्टिकल की डिस्टेंस 0 क्योंकि ये खुद ही एक्सिस पर है, दूसरे वाले पार्टिकल की डिस्टेंस हो गई r1 प्लस r2, तो बन गया हमारे पास ये m2 r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। चले नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ने बोला है हमें फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू m1 एंड m2। अब इस केस में जो एक्सिस है वो चेंज होने वाली। थर्ड केस में उसने बोला एक्सिस ऐसी होनी चाहिए जो m1 और m2 से पास होती हो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है m1 से और m2 दोनों से जो एक्सिस पास होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो एक्सिस है ये m1 से और m2 दोनों से पास हो रही है। इसके लिए इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देखते हैं, आप जानते हैं जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो यहां पे अगर अपन देखें m1, तो m1 मास यहां पर है लेकिन ये खुद एक्सिस पर है, तो इसकी डिस्टेंस हो गई 0, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 0 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से m2 मास के लिए देखिए, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां पर मास तो हमारे पास है लेकिन ये खुद एक्सिस पर है, तो इसके लिए भी डिस्टेंस हो गई 0, तो m2 इंटू 0 स्क्वायर, ये भी हो गया 0। यानी कि
इस एक्सिस के अबाउट अगर आप m1 और m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं अपन। I इज इक्वल टू फर्स्ट वाले पार्टिकल की डिस्टेंस भी हो गई 0, सेकंड वाले पार्टिकल की डिस्टेंस भी हो गई 0। क्यों 0 हुई? क्योंकि ये खुद ही एक्सिस पर है और खुद से खुद की डिस्टेंस हमेशा होती है 0। आंसर आ गया 0। तो ये 3 पार्ट हैं, वो हमने एक साथ कर लिए। एक बार हम इनको रिकॉल भी कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमने इनमें इन्वॉल्व की। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाले पार्टिकल का निकला m1r2 स्क्वायर, सेकेंड वाले का निकला m2r2 स्क्वायर, टोटल हो गया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। सेकेंड वाले पोर्शन के लिए अगर हम देखें तो एक्सिस कौन सी थी? जो m1 से पास हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, दोनों को ज्वाइन करने वाली। तो यहां पर ये एक्सिस निकाली, m1 की डिस्टेंस 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। m2 की डिस्टेंस r1 प्लस r2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m2 r1 प्लस r2 का स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो बन गया हमारे पास m2 r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। थर्ड वाले के लिए आपको ध्यान में है, एक्सिस जो पास हुई वो m1 और m2 दोनों से पास हो रही थी, और एक्सिस m1 से पास होगी यानी कि m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। एक्सिस अगर m2 से पास होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। दोनों को ऐड किया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा 0। अब हम देखने वाले हैं यहां पर फोर्थ पार्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग m1 एंड m2। तो ये मास m1 है, ये मास m2 है, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है यहां से। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए जो इस रेड वाली लाइन के तो परपेंडिकुलर है लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास करती है। हमको ये ICM फाइंड करना है। मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गई x1, ये डिस्टेंस हो गई x2। हमको यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM जो होगा I1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 x1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m2 x2 स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो r है। मान लिया हमने टोटल डिस्टेंस जो यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस है वो r है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डिस्टेंस r1 प्लस r2 है, यानी r के जगह मैं लिख रहा हूं r1 प्लस r2। सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा जब भी इस तरीके से 2 पार्टिकल प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ये डिस्टेंस x1 और x2 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें ध्यान में होता है कि जो x1 होता है वो तो होता है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। सिमिलरली x2 जो होता है वो होता है m1 अपॉन m1 प्लस m2 साथ में r। हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तो जब आप टोटल निकालेंगे आपका आंसर निकल कर क्या जाएगा, देख लेते हैं क्या उसकी वैल्यू रहने वाली है। इस तरीके से बनेगा सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2। मैंने बताया आपको x1 डिस्टेंस m2r अपॉन m1 प्लस m2 होती है और x2 डिस्टेंस m1r अपॉन m1 प्लस m2 होती है। ये कहां से पढ़ा हमने? सेंटर ऑफ मास में जो 2 पार्टिकल प्रॉब्लम है वहां पर हमने ये पढ़ा। वैल्यूज हमने रखी, टोटल ICM था m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर। वैल्यूज रखी हमने यहाँ पर, तो x1 की जगह पर x1 का वैल्यू, x2 की जगह पर x2 का वैल्यू रखा हमने। यहां से देखिए आप m1 m2 कॉमन आ जाएगा, साथ में r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, साथ में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बचेगा m2 और यहां से बचेगा m1, क्योंकि यहाँ m2 का स्क्वायर है, यहाँ m1 का स्क्वायर है, तो यहाँ बचा m2 प्लस m1। इस m2 प्लस m1 से ये एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। r हमको पता है टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की वो r1 प्लस r2 है, तो हमने उठा करके इसको यहाँ रख दिया, तो बन गया हमारे पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है।
गिवन है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज a. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. मैंने आपको बताया है जब भी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है उसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्सिस कुछ इस तरीके से है. एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से पास कर रही है. और हमें सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सिंपल सी बात है, जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो चीजें आपको चाहिए होती है, एक तो मास और एक उनके बीच की डिस्टेंस. तो मान लेता हूं मैं ये डिस्टेंस हो गई r. सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस अगर r है, ये डिस्टेंस भी होगी r, ये डिस्टेंस भी होगी r और ये डिस्टेंस भी होगी r. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं इस मास के लिए, तो इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, तो इसके लिए भी होगा mr स्क्वायर, तो इसके लिए भी होगा mr स्क्वायर, तो इसके लिए भी होगा mr स्क्वायर. यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहां पर अपने पास बनता है वो हो जाता है 4mr स्क्वायर. बस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया. बस एक ही थोड़ी सी दिक्कत यहां पर है और वो ये है कि ये जो r है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमने खुद से अज्यूम किया है. और ध्यान कीजिए, फिजिक्स में जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम करने के बाद उसको रिप्लेस करना जरूरी है. तो ये जो r है ये हमने अज्यूम किया है, इस r को रिप्लेस करना यहां पर जरूरी है. तो हम r को रिप्लेस कर देते हैं, बड़ा इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. देखिए यहां पर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूं. इसको बोल देता हूं मैं इस पॉइंट को P, इसको बोल देता हूं Q, इसको बोल देता हूं R. तो ट्राइंगल PQR देखिए, यहां पर हम सभी को पता है अगर ये स्क्वायर है तो यहां पर 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस. और हम सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो r स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बाई 2. और अब इस r स्क्वायर को उठा करके हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा हमारे पास. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा I इज इक्वल टू 4m a स्क्वायर बाई 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 2 बचेगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारे पास टोटल 2ma स्क्वायर. एक बार फिर से अपन रिकॉल कर लेते हैं क्या किया हमने. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एवरी पार्टिकल फ्रॉम द गिवन लाइन इज a/√2. हमने निकाला डिस्टेंस r जो है a/√2 निकल करके आती है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल इज a/√2 स्क्वायर, दैट इज mi स्क्वायर बाई 2. तो 4 का हो जाएगा 4 इंटू mi स्क्वायर बाई 2, 2m स्क्वायर. जो हमने अभी आपको सॉल्यूशन बताया उसी का एक बार हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 point masses are located at the corners of an equilibrium triangle of side 1 centimeter. Masses are of 1, 2 and 3 kg respectively and kept as shown in figure. Calculate the moment of inertia of system about an axis passing through 1 kg mass and perpendicular to the plane of triangle. तो इस तरीके से 1, 2 and 3 kg के मासेस रखे हुए हैं. एक एक्सिस है जो 1 kg से पास कर रही है और साथ में इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरीके से एक एक्सिस है. तो आप सभी को पता है जब भी हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस शो करते हैं तो हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं, तो हमने इसको क्रॉस से यहां शो कर दिया. अब इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. बड़ा इजी प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिए और एक बार सॉल्व कीजिए. देखिए हम किस तरीके से होगा यहां पर. तो बात करें हम 1 kg के अबाउट निकाल रहे हैं, तो इसका 1 kg का खुद के अबाउट डिस्टेंस 0 है, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू 0 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि एक्सिस भी यहीं से पास हो रही है, ये मास भी यहीं रखा है, तो खुद से खुद की डिस्टेंस होती है 0 स्क्वायर. प्लस 2 kg वाले के लिए बात करें तो इस एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो हो गई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर. प्लस 3 वाले के लिए देखिए, 3 वाला मास यहां पर है, डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर.
दोनों को, इन सभी वैल्यूज को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल करके जाएगा। एक कंफ्यूजन दिमाग में कई बार रह जाता है कि जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या? अगर आप एक्सिस को इस तरीके से लेते हैं तब तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हम एक्सिस को इस तरीके से ले रहे हैं। देखो आप, ये एक्सिस को इस तरीके से ले रहे हैं। अब आप नोटिस कीजिए, ये पेन और ये जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? साफ साफ ऑब्जर्व हो रहा होगा आपको, ये पेन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ये पेन और ये लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ है ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास एक्सिस है वो ऑलरेडी प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जब भी कोई एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो प्लेन में जितनी भी लाइन ड्रॉ होंगी वो सभी ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। देख लेते हैं कैलकुलेशन पर क्या होता है। वैल्यूज हमने रखी तो I1 2 इंटू सेंटीमीटर की जगह पर आ गया 10 की पावर -2 मीटर, स्क्वायर किया तो बन गया 2 इंटू 10 की पावर -4। फिर 3 वाले के लिए भी वही काम किया, 10 की पावर -2 का स्क्वायर बन गया 3 इंटू 10 की पावर -4। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बन गया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन यहाँ पर। 3 particles each of mass m are situated at the vertex of an equilateral triangle ABC of side L. Find the moment of inertia of the system about। 3 अलग अलग केसेस हैं, हर केस में एक अलग एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे जो फर्स्ट केस हमारे पास यहाँ पर है वो फर्स्ट केस है द लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB इन द प्लेन ऑफ ABC। हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ, दिस इज लाइन AX। इस AX लाइन के अबाउट हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है AX के अबाउट। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस लाइन के अबाउट A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। तो A का, B का और C का। यहां पर देखें हम, यहां पर भी मास M है, यहां पर भी मास M रखा हुआ है और यहां पर भी मास M रखा हुआ है। आप सभी जानते हैं जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हमें यहां पर 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए मास, दूसरा चाहिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात करें एक के लिए, मास M ऑलरेडी गिवन है और अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मास खुद एक्सिस पर होता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0, क्योंकि खुद की खुद से डिस्टेंस होती है 0। तो इसलिए A वाले के लिए तो डिस्टेंस हो गई 0। बात करें हम C वाले की, C वाले के लिए जरा देखिए, यहां से लेके यहां तक ये टोटल डिस्टेंस अगर L है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी L/2। ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास L/2, यानी ये जो डिस्टेंस है C के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई L/2। बात करें B के लिए तो ऑलरेडी गिवन है, ट्राइंगल की जो साइड है वो L है, यानी A से लेके B की डिस्टेंस L है, ये ऑलरेडी हमको गिवन है। वैल्यूज रखते हैं हम, IA इज इक्वल टू IB प्लस IC, सबकी वैल्यू जब आप रखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से तैयार होगा। हमने रखा IA, IC, IB, A के लिए डिस्टेंस 0 है, C के लिए डिस्टेंस L/2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और B के लिए डिस्टेंस L है। सबको जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा, ये तो हो गया 0, ये बन गया ML²/4 और ये हो गया हमारे पास ML²। ऐड करेंगे बन जाएगा 5/4 ML²। फिर से सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC बोल रहा है अब की बार जो एक्सिस लेनी है कोई से भी साइड आप चुन लीजिए इस ट्राइंगल ABC। तो यहां पर साइड AC भी ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है AB साइड को लेना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो हम साइड AB यहां पर लेने वाले हैं। तो हम इस AB साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं। AB साइड के अबाउट मासेस, यहां पर एक मास रखा हुआ है, यहां पर एक मास रखा हुआ है, यहां पर एक मास रखा हुआ है। जानते हैं आप जब भी हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 चीजें हमें चाहिए होती है। पहली बात हमें चाहिए होता है मास, तो मास हमें गिवन है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। दूसरा हमें चाहिए होता है डिस्टेंस। तो अगर अपन बात करें ये जो मास है ये ऑलरेडी एक्सिस AB पर है और जो खुद एक्सिस पर होता है उसकी डिस्टेंस होती है 0,
क्योंकि खुद की खुद से डिस्टेंस है 0, तो इसके लिए डिस्टेंस हो गई 0। सिमिलरली बी के लिए भी डिस्टेंस हो गई 0, तो इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0। अब डिस्टेंस निकालनी हमें सी वाली लाइन की। देखते हैं सी की डिस्टेंस निकालनी है हमें। ये हो गया सी की डिस्टेंस, ये है इस सी वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट जहां पर ये मार्क कर रहा है वो पॉइंट है डी। तो आपको एक ट्रायंगल ए सी डी दिखाई दे रहा होगा, और इसके अंदर हमें ये सी डी वाली जो लेंथ है वो निकालनी है। क्या हम सी डी वाली लेंथ निकाल सकते हैं क्या? बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जरा देखिए आप ध्यान से, हम सभी को पता है यहां पर जितनी भी साइड्स हैं वो सब साइड्स एल हैं, एल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी एंगल होगा 60 डिग्री, यानी हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, और ये जो लेंथ है यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। जानते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस एल है, साइन 60 हो जाएगा अपने पास √3/2। तो परपेंडिकुलर बन गया अपने पास √3/2 एल। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू है √3/2 एल। यानी बड़ा सिंपल हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ए का हो जाएगा 0, बी का हो जाएगा 0, बस सी वाले का निकालना है। तो करते हैं अपन। देखिए आप, ए का हो गया 0, सी का हो गया 0, बी वाले के लिए निकाला m इंटू डिस्टेंस कितनी है √3/2 एल का स्क्वायर। तो बन गया अपने पास ये, करते हैं तो m √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो हमारे पास बन गया ये कुल मिलाकर के 3/4 ml स्क्वायर। देखते हैं अपन अब पार्ट 3। पार्ट 3 क्या बोल रहा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो अब की बार एक ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइड से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो पहली बात तो यहां पर एक्सिस जो भी बनेगी उसको हम क्रॉस से शो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगी। और कहां से निकालनी है? ट्राइंगल के सेंट्रोइड से। तो हमने ये इस तरीके से एक एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अबाउट अपने को यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखते हैं अपन थर्ड वाला सेगमेंट अपन ले रहे हैं यहां पर। तो यहां पर हमने देखा ये हो गई हमारी एक्सिस, यहां पर रखे हुए हैं अपने मासेस। ये मास m है, ये भी मास m है, और ये भी मास m है। सिंपल सी बात है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर होगा mr² तो इसका भी होगा mr², इसका भी होगा mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्रोइड के अबाउट है वो तो हमारे पास फिक्स है, वो हो जाएगा 3mr²। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो r डिस्टेंस है ये हमने खुद ने अज्यूम की है, और जो भी चीज हम खुद से अज्यूम करते हैं उसको रिप्लेस करना होता है। तो हम इस r को रिप्लेस करने वाले हैं। अब आप यहां पर एक ट्राइंगल देखिए, इसको बोल रहा हूं मैं P, इसको बोल रहा हूं Q, इसको बोल रहा हूं R। इस ट्राइंगल PQR के अंदर जब ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर ये तो L/2 तो काम कर रहा है बेस का, R काम कर रहा है हाइपोटेनियस का। आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू √3/2। यहां से कैलकुलेट जब हमने किया तो हमारे पास बन गया R = L/√3। और जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर तो बन जाएगा IC = 3m, R की जगह पर लिख रहा हूं मैं L/√3 इसका होल स्क्वायर, 3m की जगह 3m, यहां बन गया L², यहां बन गया 3 से 3 कैंसिल, बन जाएगा ml²। उसी को हमने एक बार यहां पर लैंग्वेज में लिखा है, दैट डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम ऑल द पार्टिकल्स इज L/√3। आप सभी को ध्यान में होगा, अगर मैथमेटिक्स ठीक से अपन ने पढ़ी होगी, कि जो सेंट्रोइड है उसकी हमेशा ये जो वर्टेक्स हैं इनसे डिस्टेंस L/√3 होती है।
सिंपल सी बात है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड परपेंडिकुलर टू प्लेन विल बी, हमको पता है एक का होगा एम एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर, तो 3 का हो जाएगा 3 ml/√3 स्क्वायर आ जाएगा ml स्क्वायर। उसी को मैंने इस तरीके से करके दिखाया। नेक्स्ट अपना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान कीजिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का क्या मीनिंग है। देखिए अभी तक हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो निकाला था डिस्क्रीट पॉइंट मासेस के लिए। डिस्क्रीट मतलब वो जो पॉइंट मासेस थे वो अलग अलग थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया था, एक सिस्टम हो गया, सिस्टम के अंदर हमने देखा कि एक एक्सिस है, एक मास यहां पर 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 है, तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मासेस थे और उनके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। बड़ा काम हमारा आसान था। हम क्या करते थे, सभी इंडिविजुअल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। मान लीजिए इसका हो गया m1r1 स्क्वायर, इसका हो गया m2r2 स्क्वायर, इसका m3r3 स्क्वायर, और इस तरीके से जब सबको हम ऐड कर देते थे तो हमारे पास पूरी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाता था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मास की। यहां पर अलग अलग मासेस आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सारे मासेस एक के साथ एक लगे हुए हैं। ये कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बॉडी, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, इसमें मासेस के बीच में कोई गैप नहीं है, सारे मासेस एक साथ है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। तो वास्तव में प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं तो वो कंटिन्यूअस मास बॉडीज के ही होते हैं। तो इनके लिए किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जरा हम देखते हैं। देखिए यहां पर ये एक बॉडी हमको दी हुई है। इस बॉडी को अगर अपन देखें तो इसको हम बहुत सारे स्मॉल मासेस से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी रिजिड बॉडी बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स या बहुत स्मॉल मासेस से मिलकर के बनी होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मानते हैं बॉडी काफी सारे मासेस से मिलकर बनी हुई है, तो ये डीएम मास हो गया, ये एक डीएम मास हो गया, ये एक डीएम मास हो गया, ये एक डीएम मास हो गया, एक डीएम मास यहां पर हो गया, एक डीएम मास यहां पर हो गया, और इस पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से मासेस फैले हुए हैं। मैं कुछ लिमिटेड नंबर से यहां पर शो कर रहा हूं, लेकिन आप मान करके चलिए लगभग इनफाइनाइट डीएम मासेस यहां पर है। और उन सभी डीएम मासेस का पहले हम इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उन सबको ऐड करेंगे और तब जाकर के हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। देखते हैं हम एक बार किस तरीके से होने वाला है। तो हम यहां पर एक बार इनकी डिस्टेंस निकाल देते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गई r1, ये डिस्टेंस हो गई r2, ये डिस्टेंस हो गई r3, ये डिस्टेंस हो गई r4, ये हो गई r5, ये हो गई r6, ये हो गई r7। इन जनरल हम कह सकते हैं यहां पर कि दो बातें हमारे पास यहां पर है। पहली बात तो एक तो डीएम मासेस है और उनकी डिस्टेंस है r, और ये डीएम के साथ साथ ये r चेंज हो रहा है, यानी कि अलग अलग डीएम मास के लिए जो डिस्टेंस r है वो अलग अलग है। अब हमको यहां पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर हम बात करें एक यूनिट का, एक छोटे से स्मॉल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है dmr²। तो इस तरीके से अगर आप टोटल निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आपके पास टोटल, जब आप निकालेंगे टोटल इनर्शिया, ये हो जाएगा di1 प्लस di2 प्लस di3 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर इसी तरीके से di1 की जगह लिख सकता हूं मैं dmr1² प्लस dmr2² प्लस इसी तरीके से यहां पर आ गया मेरे पास dmr3², यह भी इनफाइनाइट तक। और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे, ध्यान कीजिए जब भी हम कोई कंटिन्यूस एडिशन करते हैं, लगातार एडिशन करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। यानी कि इस पूरी टर्म की जगह अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं दैट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dmr²। यानी कि हम अगर dmr² का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास यहां पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि r लगातार वेरिएबल है तो हमको यहां पर फंक्शन रखने हैं, फंक्शन रखेंगे आप dm का, बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन। उसी चीज को हमने यहां पर लिखा है, तो हमको ध्यान रखना है जब भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है तो हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी टास्क जो हमारे पास रहती है वो होती है इस डीएम का वैल्यू फाइंड करना। इस डीएम को हमको कुछ फंक्शन डेवलप करना पड़ता है, ऐसे इंटीग्रेशन में आपने कभी किया भी होगा, वरना हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे भी सही किस तरीके से डेवलप करते हैं। लेते हैं हम एक एग्जांपल। यहां पर क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, if the mass of the road is capital M and mass of element is dm, then find out moment of inertia। तो हमें यहाँ पर एक moment of inertia यहाँ इसका फाइंड करना है।
तो इस तरीके से एक रोड हमको दी हुई है जिसका टोटल मास m है, जिसकी लेंथ l है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है दैट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, यानी कि जो एक्सिस है वो इसके एंड से पास हो रही है। तो आपको दिख रहा है ये एक एक्सिस है जो इसके वन एंड से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, और ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू लेंथ है। आप देखेंगे ये जो एक्सिस है इसकी लेंथ के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और इस रोड के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो फॉर्मूला हम सभी को पता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी अभी हमने सीखा है कि जब भी हमें इस तरीके से निकालना होता है तो हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dmr स्क्वायर। और जब भी इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले बात हमें इस dm का वैल्यू फाइंड करना है, इस dm का फंक्शन हमें डेवलप करना है। अगर इस dm का फंक्शन हमने डेवलप कर लिया तो फिर इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है। तो बात करें हम यहाँ पर dm का फंक्शन डेवलप करना है, तो अगर हम इस रोड को देखें, इस रोड के अंदर हम इसको बहुत सारे dm मासेस से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। मान लीजिए एक dm मास यहां पर है, एक dm मास यहां पर है, ऐसे लगातार कंटिन्यूसली, मैं कुछ सेलेक्टेड को ही दिखा रहा हूं लेकिन बहुत सारे dm मासेस यहां पर है। यानी कि हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेते हैं, मान लिया किसी x डिस्टेंस पर एक dm मास की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो dm मास है इसकी डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अगर हम यहां बात करेंगे तो इसकी डिस्टेंस है 0, यहां बात करेंगे तो हो सकता है इसकी डिस्टेंस हो जाए l/2, यहां बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी l। यानी कि जो डिस्टेंस dm मास की है वो वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है उसको हम जनरली x नाम दे देते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया x। तो हमने मान लिया x डिस्टेंस पर एक dm वेरिएबल मास है, मास एलिमेंट है dm, और उसकी जो थिकनेस है वो dx है, छोटा सा है बिल्कुल, थिकनेस हमने उसकी dx मान रखी। और ये dx सिर्फ आपको शो करने के लिए हमने इतनी बड़ी बनाई है, वरना जो dx थिकनेस है ये लगभग पॉइंट मास के इक्वल है, बिल्कुल छोटी सी थिकनेस है। तो इस पॉइंट मास का ये बिल्कुल एक तरीके से पॉइंट मास हो गया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन फिर भी अपने को पॉइंट मास ही कंसीडर करना है। तो यहां पर इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ dmr स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बात यह है इस dm का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। फाइंड करना बड़ा आसान, साफ साफ हमें दिया हुआ है l लेंथ का जो टोटल मास है वो है m। l लेंथ का मास अगर m तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l। और अगर आपके पास यूनिट लेंथ का मास है और आपको dx लेंथ का मास निकालना है, ध्यान कीजिए हमने पहले बोला है कि ये जो dm है इसकी लेंथ जो है वो है dx, तो अगर हमें dx लेंथ का मास निकालना है तो हो जाएगा m/l इंटू dx। क्योंकि अगर मान लीजिए वही सिंपल वाला लॉजिक, अगर एक पेन 5 रुपीज का है तो 10 पेन कितने होंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, वही काम हम कर रहे हैं यहां पर। अगर यूनिट का मास m/l है तो dx का मास कितना होगा, तो m/l इंटू dx, जिसको हम कह सकते हैं dm। तो हमने हमारा dm तैयार कर लिया। उसके बाद तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमने हमारा dm तैयार किया, dm इज इक्वल टू m/l dx। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो हमने रखा r स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा हमारे पास, r का काम कर रहा है हमारे डिस्टेंस x है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर, dm की जगह पर m/l dx, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास m/l dx। लिमिट लगाना इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट किसके लगानी है वो देखने के लिए आप फोकस कीजिए इसके ऊपर। जो चीज dx के साथ होती है उसी की लिमिट हमेशा लगाई जाती है। तो हम देखें यहां पर d के साथ में यहाँ x है, यानी कि लिमिट भी यहां पर x की लगाई जाएगी। अब जरा देखते हैं x किस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर x का वैल्यू है 0, और जब हम जाते हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पर तो यहां पर x का वैल्यू है l, क्योंकि हमें पता है x मतलब इस एक्सिस से डिस्टेंस है, तो यहाँ x का वैल्यू 0, यहाँ x का वैल्यू l, तो 0 से लेकर के l। नेक्स्ट हम इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन जो होगा m/l कांस्टेंट है, तो m/l निकल करके बाहर आ जाएगा, m/l निकल करके बाहर आ गया। x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x³/3, क्योंकि हमें पता है x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर x की पावर 2, तो x की पावर 3/3 हो गया यहां पर। अब देखिए यहां पर हम लिमिट रखते हैं, तो लिमिट पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, आप रखेंगे अपर लिमिट, तो यहां बन जाएगा l³/3,
और साथ में जब जीरो रखेंगे तो बन जाएगा जीरो, हमारे पास बचेगा m/l इंटू l³/3, l से l कैंसिल, तो बच गया हमारे पास ml²/3। और ये फॉर्मूला एक तरीके से हमने डेवलप कर लिया किस केस में, जब एक्सिस रोड के एक एंड से निकलती है और साथ में लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये हमें ध्यान भी रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ml²/3 आगे हमारे काम भी आएगा ये, तो इसको अभी ध्यान रख लीजिए। मैं आपको जब रेफरेंस दूंगा तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जब रोड के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस गुजरे और वो एंड से गुजरे तो उस टाइम पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन, अब की बार थोड़ा सा इस एग्जांपल जो हम नया वाला ले रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम रोड को टिल्ट कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द रोड एंड पासिंग थ्रू वन एंड। तो ये बात अब भी सही है कि जो रोड की जो एक्सिस है वो रोड के एंड से पास कर रही है, लेकिन इस केस के अंदर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो एक्सिस है वो लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर है। ये बन गया इसका डायग्राम। लास्ट केस में आप नोटिस कीजिए, लास्ट केस में यहां अगर हम देखेंगे तो जो एक्सिस है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, लेकिन इस केस के अंदर आप नोटिस कीजिए एक्सिस किसी एंगल थीटा पर है। काम हमें वही करना है, हमें अभी डीएम मास ही चाहिए, तो ये डीएम मास हो गया। हमने यहां पर देखा यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर एक डीएम मास हमने ले लिया जिसकी लेंथ dx है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए आप, हम जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी भी पॉइंट मास को लेते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया है जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक्सिस से। अब आप नोटिस कीजिए यहां दो डिस्टेंस आपको दी हुई हैं, एक डिस्टेंस तो है r, दूसरी डिस्टेंस है x। कौन सी डिस्टेंस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? आप नोटिस करेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो डिस्टेंस r है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमें उसके अंदर r रखना होगा। तो यहां पे फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm r², लेकिन इस r को हमें यहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करते टाइम। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां ये जो r है और एक वेरिएबल होगा x, एक वेरिएबल होगा r, तो हमको r को x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हमें इसकी लेंथ को इंक्लूड करना है तो लेंथ को इंक्लूड करने के लिए r यहां पर x होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या इसके अंदर आपने r दे रखा है, तो हमें r को x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। समझते हैं एक बार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने देखा था dm का वैल्यू है m/l dx, इधर हो गया r²। अब यहां पर m/l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर बचा है dx, इधर बचा है r। अब ये dx है, इसका मतलब यहां जो भी इंटीग्रेट होने वाला फंक्शन है वो x की टर्म्स में होना चाहिए। आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा कि जो भी d के साथ लगा हुआ रहता है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, यानी कि यहां इंटीग्रेशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन में x इन्वॉल्व होना चाहिए। m/l तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसलिए r को हमको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही काम यहां पर हम करने वाले हैं। अब देखिए एक ट्राइंगल मैं आपको यहां पर शो करता हूं, तो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें ये हो गया आपका थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस जिसकी वैल्यू है x। देखिए आप ये वैल्यू x। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम चाहें तो साफ साफ पता है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन वाला रिलेशन। तो मैं यहां कह सकता हूं r/x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां बन जाएगा r इज इक्वल टू x साइन थीटा। r इज इक्वल टू बन गया हमारे पास x साइन थीटा। यहां पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो हमने वो बात लिख दी, r इज इक्वल टू x साइन थीटा। उसके बाद हम फंक्शन में लिखने वाले हैं इसको, तो फंक्शन में लिखा हमने r की जगह पर आ गया x साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, इस r की जगह पर रख दिया हमने x साइन थीटा, तो ये बन गया x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। dm की जगह पर हमने रखा, dm की जगह पर हमने रखा m/l dx, तो हमने dm की जगह पर रख दिया m/l dx। उसके बाद यहां पर देखिए कौन कौन कांस्टेंट है, थीटा सभी के लिए कांस्टेंट है। आप यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, रोड एक ही है तो हर जगह पर एंगल पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, तो एंगल थीटा कांस्टेंट है। उसके बाद m/l कांस्टेंट है, तो m/l और साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा बाहर, तो
तो m बाई एल और साइन स्क्वायर थीटा आ गया बाहर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने देखा था लास्ट टाइम पर भी होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट रखी बन जाएगा एल क्यूब बाई थ्री, एक एल से एक एल कैंसिल, तो बन गया हमारे पास एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए अभी लास्ट टाइम पर हमने एक इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था, किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहते हैं तो हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन आप सभी ने इंटीग्रेशन किए भी होंगे और इंटीग्रेशन करते समय आपको ये ध्यान में आया होगा कि इंटीग्रेशन में कैलकुलेशंस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं और कई बार इंटीग्रेशन थोड़े टफ टाइप के बन जाते हैं, जहां पर हमको एलिमेंट मास लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर फंक्शन जो डेवलप करना है उसको इंटीग्रेट करने में हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बेटर है हम यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड सीखते हैं जहां से अगर हमें कुछ बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कुछ फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। तो ऐसी हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इनकी हेल्प से हम इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे अननोन बॉडीज के लिए। एक और बात, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। जरूरी नहीं है कि एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दूसरे के अबाउट भी। इसको मैं समझाता हूँ आपको एक बार एक डेमोन्स्ट्रेशन देकर के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और इसको हम रोटेट करने वाले हैं, तो हम अलग अलग टाइप से इसको रोटेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 या 3 तरीके से करके बताऊंगा आपको एक बार। पहला तो है ये एक एक्सिस है जो बिल्कुल बीच से पास हो रही है, उसके अबाउट हम चाहें इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये तो हो गया रोटेट करने का एक तरीका। दूसरा तरीका, हम चाहें तो इसको बिल्कुल इस जगह से इस कोऑर्डिनेट से रोटेट कर सकते हैं। देखिए आप, अब की बार हमने इसको जो इसका एकदम डायमेट्रिक जो इसका पेरीफेरी है वहां से हमने इसको रोटेट कर रहे हैं। एक और तरीका हो सकता है, हम जो इसका डायमीटर है ये इसका डायमीटर होगा इस तरीके से, इस डायमीटर के अलोंग इसको रोटेट करें। एक और तरीका हो सकता है हम इस तरीके से इसको रोटेट करें। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि हम अलग अलग तरीके से किसी भी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। तो उन सभी एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होता है, यानी कि अलग अलग एक्सिस के बीच जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनको भी हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड हम देखने वाले हैं वो है थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो नाम से ही जाहिर होता है यहां पर जो एक्सिस रहेंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। पर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है स्टेटमेंट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेविना अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is equal to the sum of the moments of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane intersecting each other at the point through which the perpendicular axis passes। पहली बात तो यह है 3 एक्सिस यहां पर होनी चाहिए और 3 एक्सिस वो तीनों की तीनों जो एक्सिस हैं वो होनी चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि 2 एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ऐड करेंगे तो थर्ड वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। यानी कि कोई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐड कीजिए और वो थर्ड वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जिन 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड करने वाले हैं उनकी एक्सिस प्लेन में लाई करनी चाहिए, उस प्लेन में जिस प्लेन के अंदर बॉडी रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए आप, यहां एक बॉडी है ये एक्स और वाई प्लेन में रखी हुई है। देखिए आप, ये बॉडी जो है एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें बॉडी रखी है। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर निकल के जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो प्लेन वाले एक्सिस हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन यानी कि आई एक्स प्लस आई वाई, ये जो थर्ड है और वो थर्ड कौन सी, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उस वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होना चाहिए। यानी बन गया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं कि ये जो एक्सिस हैं ये एक्स नहीं है, ये मान लेते हैं जेड है, और मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखिए आप, अब केस चेंज हो गया। अब इस केस के अंदर आप नोटिस कीजिए एक एक्सिस तो है हमारे पास y, दूसरी एक्सिस है z, यानी इस केस में जो बॉडी है वो रखी हुई है yz प्लेन में। यानी कि अब की बार किनको ऐड करना है, हमको पता है उन्हीं एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होता है जो प्लेन में होती हैं। तो y और z इस बॉडी के प्लेन में है, तो अब की बार हम y और z को ऐड करेंगे और y और z का एडिशन किसके इक्वल होगा, x के। कौन से एक्सिस के इक्वल होगा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये होगा x के। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई वाई, व्हेन
बॉडी सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन। अगर बॉडी रखी है वाई जेड प्लेन में तो आई वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, और अगर बॉडी रखी है एक्स जेड प्लेन में तो आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेयर आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमको पता है ये एक्स का ये नोटेशन है। ये आई वाई का मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस, और आई जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द 3 डायमेंशनल बॉडीज। 2 डायमेंशनल बॉडीज और 3 डायमेंशनल बॉडीज हम सभी जानते हैं, डिस्क हो गई, प्लेट हो गई और या फिर रिंग हो गई, ये सभी 2 डायमेंशनल बॉडीज हैं। इनको हम एक प्लेन में रख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एरिया घेरती हैं, वॉल्यूम नहीं घेरती। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सभी 3 डायमेंशनल बॉडीज हैं। ये एरिया भी कवर करती हैं और साथ में वॉल्यूम भी कवर करती हैं। तो ध्यान रखना, ये जो थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज और प्लेन लेमिनास, सिर्फ 2D बॉडीज के लिए ही ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं वो है थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो वहां पर जो थ्योरम्स अंडर कंसीडर, जहां पर जो एक्सिस अंडर कंसीडरेशन थी वो हमारे पास परपेंडिकुलर्स थी। और अब की बार जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो किनके लिए है, वो पैरेलल एक्सिस के लिए है। तो यहां पर मान लीजिए कोई एक बॉडी हमें दी हुई है और उसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हमें बताया गया है। स्टेटमेंट वगैरह हम पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस passing through the center of mass plus product of mass of the body and square of the perpendicular distance। तो अभी स्टेटमेंट में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हमको हो जाती है, एक बार ब्रेक करके हम इसके लिए बात करते हैं। सपोज कीजिए एक बॉडी हमें दी हुई है और बॉडी के अंदर ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, बॉडी से कोई एक्सिस पास कर रही है जो उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू गुजरती है, और उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लेते हैं वो है आईसीएम। इसी एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस हमने बनाई और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करना चाहते हैं। तो मान लिया हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई, तो यहां पर हमें बताया गया है कि जो आई का वैल्यू होता है उसको फाइंड करना बड़ा इजी है। हमें करना क्या है, इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी आईसीएम, उसके अंदर हमें ऐड करना है इस बॉडी का मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट। यानी कि अगर बॉडी का मास m है तो हमने लिख दिया m, साथ में डिस्टेंस है d, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया d स्क्वायर, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खास बात क्या है, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास एक ऐसी एक्सिस हो जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल हो। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए ये एक्सिस हमको दी हुई है और हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेड वाली एक्सिस और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जबकि इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है तो जो एक्सिस है वो पैरेलल होनी चाहिए, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर नहीं निकाल पाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया, ध्यान रखना है सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है और क्वेश्चन बनाते समय आप देखेंगे काफी हेल्प मिलती है हमें इससे। आईसीएम में ऑलरेडी एक्सिस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये एक उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर जो हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दीज थ्योरम्स आर नॉट अप्लाइड फॉर पॉइंट मास। ये जो दोनों थ्योरम हमने पढ़ी, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। ये जो थ्योरम्स हैं, ये जो इंटीग्रेशन मेथड है, वो सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब हम किसी रिजिड बॉडी के बारे में बात करें या किसी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। अगर पॉइंट मासेस हैं तो उनका निकालना बड़ा आसान है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होता है, वहां आपको कोई किसी तरह की थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी फाइनाइट शेप एंड साइज की बॉडी के लिए ही हमें पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं एक, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2। I1 एंड I2 आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो इस तरीके से हमें फिगर दी गई है। फिगर में दिया हुआ है बीच में सेंटर ऑफ मास है और एक एक्सिस है I1, एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, दूसरे के अबाउट है I2,
और दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये चीज तो हमको समझ में आती ही होगी कि अगर यहाँ पर थ्योरम एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, जो थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, परपेंडिकुलर या पैरेलल। ऑब्वियस है यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो हमको पता है फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, I इज इक्वल टू ICM प्लस एम डी स्क्वायर। एम बॉडी का मास, डी है दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, आई है ICM है सी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई जो हमें फाइंड करना है। देखते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले हमें एक ऐसी एक्सिस बनानी पड़ेगी जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, तो हम वही काम करने वाले हैं। तो हमने यहां एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस बना ली, और खास बात क्या है, ये जो एक्सिस है इन बाकी दोनों एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम चाहें यहां पर तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं किस किस के बीच में, ये फर्स्ट एक्सिस के बीच में और इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बीच में। जरा देखिए आप, दोनों के बीच में यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू ICM प्लस एम, डिस्टेंस कितनी है a, तो बन गया I1 इज इक्वल टू IC प्लस एम ए स्क्वायर। जानते ही हम फॉर्मूला जानते हैं, I जो होता है ICM प्लस मास इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस a है, ये बन गया। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसका सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस और ये जो एक्सिस 2 है इन दोनों के बीच में बन गया हमारे पास। देखो आप, I इज इक्वल टू ICM प्लस मास इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर अब अगर हम सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और एक्सिस 2 की बात करें तो यहां जो डिस्टेंस है वो है b, बन गया हमारे पास I2 इज इक्वल टू IC प्लस एम बी स्क्वायर। लेकिन अब देखिए रिलेशन हमें फाइंड करना है I1 एंड I2 के बीच, यानी हमें यहां पर ये IC नहीं चाहिए। तो बड़ा इजी है, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे, हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते इस IC से IC कैंसिल, यहाँ बचेगा एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। तो बन गया हमारे पास I1 माइनस I2 इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। तो कुछ रेगुलर बॉडीज लाइक जो सिमेट्रिकल होती है, फॉर एग्जांपल रिंग हो गई, डिस्क हो गई, अपना रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, इस टाइप की जो रेगुलर बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है ये एक बार हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग रहती है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये रिंग है, रिंग की अगर आपको शेप मैं दिखाना चाहूं तो इस तरीके से रिंग होती है। रिंग के अंदर सिर्फ आउटर सर्कमफेरेंस होता है, बीच में कोई मटेरियल यहां पर नहीं है। ये जो थिकनेस है ये थोड़ी ज्यादा है। प्रैक्टिकली में जिस रिंग की बात हम यहां पर कर रहे हैं उसके पास कोई थिकनेस नहीं है, बिल्कुल थिन है, बिल्कुल थिन रिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसी रिंग हम हमारे हैंड में पहनते हैं उस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये रिंग है। एक रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इस रिंग का मास कैपिटल M है और जो रेडियस है रिंग की वो कैपिटल R है, और इसके लिए हम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मैं एक बार समझा देता हूं आपको हम किस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास करती है। तो ये तो हो गया रिंग का सेंटर, ये हो गया रिंग का प्लेन। तो इस तरीके से एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हम रिंग को रोटेट कर रहे हैं और तब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो करते हैं हम प्रोसेस। आप सभी को पता है रेगुलर बॉडीज के लिए जो मेथड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का, बेसिक मेथड है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन मेथड लगाने वाले हैं। मास m है, रेडियस r है, तो हमारी स्टेप क्या है, इस पूरी रिंग को हम dm इस तरीके के मासेस से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। तो हमने मान लिया यहां पर ये एक dm मास हो गया, ऐसे ही यहां पर एक dm मास हो गया, ऐसे ही यहां पर एक dm मास हो गया, यहां पर एक dm मास। तो इस पूरी रिंग को हम इस तरीके से बहुत सारे dm मासेस से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। अब ये dm मास यानी कि एक बहुत स्मॉल मास है, यानी कि हम इसको जस्ट लाइक पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक dm मास जस्ट लाइक पॉइंट मास।
इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², इसका मास dm है तो इसका हो जाएगा dmr²। तो हमने एक dm मास का एलिमेंट लिया, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला इस एक्सिस के अबाउट वो निकल गया dmr²। अब अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप सभी जानते हैं इस तरीके से जितनी भी डीएम पार्टिकल्स हैं उन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करने वाले हैं, और जब हम बहुत सारा एडिशन एक साथ करते हैं कंटिन्यूअस मास के लिए तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पर किया इसका इंटीग्रेशन। अब जब हम इंटीग्रेशन करें जरा देखिए आप, इंटीग्रेशन में एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो आर है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है क्योंकि सभी डीएम मासेस के लिए जो डिस्टेंस है सेंटर से मेजर की जा रही है और सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है और वो कैपिटल आर के इक्वल होती है, इसलिए यहां पर r² हो गया कांस्टेंट और उस r² को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dm। सिंपल सी बात है, जब dm सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा टोटल मास, तो बन गया अपने पास mr²। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ध्यान रखना, एक्सिस कौन सी है, एक्सिस को याद करना बड़ा ही जरूरी है क्योंकि अगर हमने एक्सिस के बारे में ध्यान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया तो हमसे मिस्टेक होगी, पक्का होगी। तो हमें पता करना है सबसे पहली बात कौन सी एक्सिस है। एक्सिस वो है जो सेंटर से पास कर रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²। ये हो गया mr², ये हमें याद करना है बेसिकली याद। अगर आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो फिर बाकी के तो अगर आप भूल भी जाएंगे तब भी आप किसी न किसी थ्योरम की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग, तो यहां पर देखिए ये रिंग है, इसके अबाउट ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आप नोटिस कीजिए ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी भी निकाला है वो होता है mr²। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है वो होता है mr²। और ये जो डायमीटर है देखिए आप, ये एक्सिस ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, इन एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो both the diameters are perpendicular to the z axis which is passing through the center of mass and perpendicular to its plane। अब जरा आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको तीन एक्सिस दिखाई दे रही होंगी, एक एक्सिस ये वाली एक्सिस x वाली, एक एक्सिस y वाली, एक एक्सिस z वाली, और तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो क्या हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम that iz is equal to ix plus iy। तो हमने अप्लाई किया iz is equal to ix plus iy। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए ये जो x है वो वाली एक्सिस डायमीटर है, जहां पर y है वो एक्सिस भी डायमीटर है, दोनों ही डायमीटर है, तो दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसका वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है। यानी मैं कह सकता हूं दैट यहां पर ix इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू हम बोल देते हैं आई डी। तो हम यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं आई एक्स और आई वाई को आई डी से, तो हमारे पास बन गया यहाँ पर आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू वाई जेड टू आई डी। और हमें पता है आई जेड का वैल्यू, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसका वैल्यू है mr²। तो हमारे पास आई डी निकल करके आएगा यहाँ से mr²/2। नेक्स्ट अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो पिछली बार हमने जरा ध्यान से देखिए ये जो एक्सिस निकल रही है जिसके ऊपर हमने डायमीटर लिखा हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया था। अब की बार हम इसी डायमीटर वाली एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ले रहे हैं जो टेंजेंशियल है और उस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले हैं। क्या कर सकते हैं क्या? हमने आईडी ऑलरेडी निकाला हुआ है, हमें पता है इस आईडी का जो वैल्यू निकाला था हमने वो आया था हमारे पास mr²/2। और ये नोटिस कीजिए ये इसका यहां पर सेंटर ऑफ मास होता है, यानी ये जो डायमीटर वाली एक्सिस है ये ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और इस एक्सिस के पैरेलल एक दूसरी एक्सिस है उसके अबाउट हमें यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो कौन सी थ्योरम लगाना यहां पर सही रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब भी दो एक्सिस पैरेलल होती हैं तो हम यहां पर लगाने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। देखते हैं एक बार। तो हमने मान लिया ये जो एक्सिस है पैरेलल उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है it, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहां पर लगा रहे हैं। तो यहां पर हमें पता है स्टेटमेंट होता है I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। जो निकालना है वो तो IT है इसलिए उसकी जगह पर लिख दिया हमने IT।
सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, आप देखिए सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है वो डायमीटर वाली एक्सिस है, यानी कि मैं आईसीएम की जगह पर आईडी लिख सकता हूं, तो इसीलिए हमने आईसीएम की जगह पर लिख दिया आईडी प्लस एमडी स्क्वायर, डी यानी कि इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। अब नोटिस कीजिए आप, ये टेंजेंट यानी सरकमफेरेंस से पास कर रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस के इक्वल, तो डी का काम यहां पर आर कर रहा है, रखा हमने वैल्यू, आईडी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, डी की जगह आर रखा तो एम आर स्क्वायर बन गया अपने पास, दोनों को ऐड किया बन गया 3/2 एम आर स्क्वायर। फोर्थ, अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ध्यान कीजिए, टेंजेंट पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहली बात तो यह है, ये टेंजेंट जरूर है, लेकिन इस वाली टेंजेंट में और पिछली वाली टेंजेंट के अंदर एक डिफरेंस है। पिछली वाली जो टेंजेंट थी वो डायामीटर के पैरेलल थी, और ये वाली जो टेंजेंट है वो उस एक्सिस के पैरेलल है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। नोटिस कीजिए, पिछली वाली जो एक्सिस थी वो डायमीटर के पैरेलल थी, यानी इस तरीके से थी, और ये वाली जो एक्सिस है वो इस तरीके से, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब की बार हमें इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, करते हैं अपन। यहां पर अगर अपन देखें तो दो एक्सिस हमको दिखाई दे रही है, एक एक्सिस तो हो गई आई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ये होता है एम आर स्क्वायर। एक और बात नोटिस कीजिए, क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है? क्या बिल्कुल पास करती है। किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से या किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट एक्सिस पास कर सकती है, लेकिन हमें उसी एक्सिस में इंटरेस्ट है जो हमारी डिजायर्ड एक्सिस के पैरेलल है। वैसे तो यहां से एक एक्सिस ये भी निकल रही है डायमीटर वाली, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वो एक्सिस चाहिए जो हमारी डिजायर्ड एक्सिस के पैरेलल हो, और हमारी डिजायर्ड एक्सिस के जो पैरेलल है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होनी चाहिए। इसलिए हमने यहां पर जो एक्सिस ली है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ली है। अब हम लगाने वाले हैं यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो लगाया हमने, इसको हम बोल रहे हैं आई टी डैश, वापस से वही फॉर्मूला आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आर है। आईसीएम, ये जो हमने आईसीएम लिखा इसका वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, सबसे पहले हमने ये निकाला था वो था एम आर स्क्वायर, डी की जगह पर आर लिखा तो भी एम आर स्क्वायर, बन गया हमारे पास 2 एम आर स्क्वायर। और इस तरीके से हमने 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहां पर निकाल लिए। लेकिन जो हमें मस्ट याद रहना चाहिए, आप नोटिस कीजिए, जो फर्स्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मस्ट है। अगर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो आप बाकी तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थ्योरम्स लगा करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेरी आपको एडवाइस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना ही करना है, क्योंकि अगर हमने इस चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रॉपर्ली याद नहीं किया, आप मान करके चलिए आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि आगे के सेगमेंट में हम चाहे टॉर्क पढ़ें, चाहे एंगुलर मोमेंटम पढ़ें, चाहे हम रोलिंग पढ़ें, हर सेगमेंट के अंदर हमको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है, और वो वैल्यू हमें एग्जैक्टली याद रहनी चाहिए किस एक्सिस के अबाउट कितना है, और भी नहीं तो कम से कम जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है तो हम बाकी का निकाल सकेंगे। और फिर भी मेरी आपको एडवाइस है, एक तो डायमेट्रिक एक्सिस और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप प्लीज याद कर लीजिए। यानी कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपके लिए मस्ट है। बाकी थर्ड और फोर्थ भी याद कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों तो हमें याद करने ही करने हैं, यहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो हमने यहां पर देखा कि अगर हमें किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इंटीग्रेशन मेथड से किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं, लेकिन यहां पर हम बार बार इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। कुछ पर्टिकुलर बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्टली याद करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली याद करना है। याद करना है मतलब करना ही है, क्योंकि अगर मैंने पहले ही समझा दिया आपको, अगर हमने ठीक से याद नहीं किया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत रहने वाली है। तो देखते हैं हम, नेक्स्ट बॉडी हमारे पास है सर्कुलर डिस्क। डिस्क की शेप कैसी होती है एक बार देख लेते हैं अपन। ये हमारे पास डिस्क है, तो डिस्क में रिंग में इतना डिफरेंस है। रिंग के अंदर मास सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ था, बीच का स्पेस एकदम खाली था। यहां पर पूरे के अंदर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बोलते हैं अपन रिंग। तो यहां पर
सबसे पहला जो हमसे बोला हुआ है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि एक इस तरह की एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखिए आप, ये एक्सिस परपेंडिकुलर हो रही है और साथ में इसके सेंटर से पास कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो याद करना है वो है mr²/2। यहां पर मैं स्टार बना रहा हूं, इसका मतलब है ये हमें याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो ध्यान कीजिए, यहां पर ये डिस्क है, ये जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने याद किया है वो है mr²/2। ये डायमीटर है, इस डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, यानी कि इस Ix या फिर Iy दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमें निकालनी है और Iz की वैल्यू हमें गिवन है। नोटिस कीजिए यहां पर जो एक्सिस आपके पास है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली बात है सभी परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर जो थ्योरम लगेगी वो भी लगेगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट होता है Iz = Ix + Iy। नोटिस कीजिए हमने Ix + Iy क्यों किया, हम चाहते तो Iz + Ix भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है वो x और y प्लेन में रखी हुई है, इसीलिए हम x और y के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो वो z वाली के इक्वल आएगा। ये स्टेटमेंट में हमने आपको समझाया था। रखा हमने वैल्यूज, Iz का वैल्यू हम सभी जानते हैं, Iz का वैल्यू mr²/2। अब ये जो x है वो भी डायमीटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो y है वो भी डायमीटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम, इसलिए हमने लिख दिया Ix = Iy I। वैल्यूज रखा, I और I 2y हो गया, I निकालना है, 2 नीचे जाएगा तो I बन जाएगा mr²/4। नेक्स्ट है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो एक बार मैं आपको बताता हूं किस तरीके से अपने को निकालना है। टेंजेंशियल टू द डिस्क, तो टेंजेंशियल टू डिस्क ये सभी लाइंस मैंने बताई, ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, लेकिन उसने बोला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, यानी कि इस तरीके से ये एक एक्सिस है, ये जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करवा रहे हैं और तब हमें निकालना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखते हैं हम यहाँ पर ये जो एक्सिस है हमको पता है ये वो एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है और ये ऑलरेडी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, हमने याद किया था, वो है mr²/2 और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। आपको नोटिस कर रहे होंगे दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कौन सी थ्योरम हम लगाने वाले हैं और वो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, आईसीएम हमको ऑलरेडी पता है तो हमने रिप्लेस कर दिया आईसीएम के लिए mr²/2। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो d की जगह पर आ गया r, ऐड करेंगे बन जाएगा 3/2 mr²। नेक्स्ट, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो अभी फिर से टेंजेंशियल है, लेकिन ध्यान कीजिए अब की बार ये जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि इस डिस्क के प्लेन में है, यानी कि डायामीटर के पैरेलल है। और ये जो डायमीटर वाली एक्सिस है इसके अबाउट आप नोटिस कीजिए, ये डायमीटर वाली एक्सिस है और ये जो है इस टाइम पर यहां सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4 वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है तो यहां पर लगाने वाले हैं हम फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन गया हमारे पास, ICM + md², रखा हमने वैल्यू mr²/4 + mr² बन गया 5/4 mr²। नेक्स्ट है एन्युलर डिस्क। देखिए एन्युलर डिस्क क्या होती है, एन्युलर डिस्क का मतलब है ये डिस्क ही है लेकिन इस डिस्क के अंदर से कुछ पोर्शन हमने निकाल दिया। जैसे हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर से पहले हम लगाया करते थे तो आपने नोटिस किया होगा उसमें से बीच का स्पेस गायब रहता था, सिर्फ साइड में मटेरियल रहता था। तो वैसे ये डिस्क है, सिर्फ ये जो बाहर हमने शेडेड रीजन है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मटेरियल है, बाकी बीच में कोई मटेरियल यहाँ पर नहीं है। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 और इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद करना है वो है mr1² + r2² / 2। और ध्यान कीजिए ये उस एक्सिस के अबाउट है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस, उसी के लिए एन्युलर डिस्क के लिए हम फाइंड करने वाले हैं डायमीट्रिक एक्सिस के अबाउट। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए ये एक्स वाली एक्सिस भी डायमीटर के अलोंग है, वाई वाली एक्सिस भी डायमीटर के अलोंग है, क्रॉस यानी कि इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, यानी ये है हमारे पास जेड वाली एक्सिस। सिंपल सी बात है, तीन एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहां पर हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लगा दी हमने, स्टेटमेंट होता है Iz = Ix + Iy। यहां नोटिस कीजिए आप
हमने आई एक्स प्लस आई वाई क्यों किया? क्योंकि जो डिस्क है वो एक्स और वाई प्लेन के अंदर रखी हुई है। तो स्टेटमेंट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, फिर से वही बात, एक्स भी डायमीटर, वाई भी डायमीटर, यानी दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रहने वाला है सेम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है इसलिए हमने दोनों की जगह आई लिख दिया। नेक्स्ट आई जेड, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाला है और वो हमें पता है होता है m/2 ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो i प्लस आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, i प्लस आई 2i, 2 नीचे जाएगा तो हमारे पास बचेगा i इज इक्वल टू m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर, स्फीयर आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्फीयर यानी कि क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जितनी भी टाइप की बॉल्स हैं वो सभी स्फेरिकल शेप की होती हैं और उनके लिए हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। वैसे मैं बताऊं ये लिखने की मुझे यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्फीयर की एक खासियत होती है जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगी ऑटोमेटिक है वो डायमीटर भी होगी। ऐसी कोई एक्सिस हो ही नहीं सकती जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और डायमीट्रिक नहीं हो। देखो आप यहां से पास कराऊंगा तब भी डायमीटर, यहां से पास कराऊंगा तब भी डायमीटर, यानी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली हर एक्सिस जो है डायमीटर है। याद करना सीधा सीधा फॉर्मूला 2/5 mr स्क्वायर, मस्ट है लर्न करना। उसके बाद स्फीयर के लिए ही टेंजेंट टू द स्फीयर, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंजेंट टू द स्फीयर कैसे भी बनाओ हमेशा वो डायमीट्रिक एक्सिस के पैरेलल ही होगी, तो हमने यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है हमको, यहां पर लगाया हमने I इज इक्वल टू ICM प्लस एम आर स्क्वायर, बॉडी का मास m है तो बन गया हमारे पास I इज इक्वल टू ICM प्लस एम डी स्क्वायर, डी की जगह पर यहाँ r का वैल्यू है, d यानी कि डिस्टेंस, और ये जो d है वो इस r के इक्वल है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। रखा हमने वैल्यू, ICM ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर है, दोनों को ऐड किया हमने बन जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर, तो जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर सिंपली स्फीयर दिया हुआ है तो हमें सॉलिड स्फीयर ही मान करके चलना होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करे तब हमें फिर ध्यान करना है कि वो होलो स्फीयर है या फिर उसको स्फेरिकल शेल भी बोल सकता है। होलो स्फीयर मतलब जिस तरीके से एक एग का शेल होता है उस तरीके, सिर्फ आउटर, अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है, सिर्फ बाहर है अंदर कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं हम होलो। होलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली हमको ध्यान रखना है 2/3 mr स्क्वायर, डायमेट्रिक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ऑब्वियस है, मैं पहले भी बोल चुका इस बात को। अबाउट ए टेंजेंट टू द होलो स्फीयर, टेंजेंट तो ये एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल है, हम लगाने वाले यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वापस से वही, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r है तो d का वैल्यू हो गया r के इक्वल, रखा हमने वैल्यू 2/ICM का वैल्यू ऑलरेडी 2/3 mr स्क्वायर हमने लास्ट टाइम याद किया, प्लस mr स्क्वायर बन जाएगा अपने पास 5/3 mr स्क्वायर। अब है थिन रोड, ये चीज ध्यान रखिए, हम इस चैप्टर के अंदर जितनी भी रोड्स के क्वेश्चन करने वाले हैं उन सब के अंदर भले वो मेंशन करें या न करें, लेकिन जिस रोड का हम यूज कर रहे हैं वो थिन रोड होती है। थिन रोड यानी जिसके पास नेग्लिजिबल थिकनेस है, यानी कि जस्ट लाइक वायर, जिससे हम वायर होते हैं ना हमारे पास, उस तरह की एक रोड है। हम इसको रोड बोल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन वास्तव में इसके पास कोई थिकनेस नहीं है, इसलिए हम इसको यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इट इज ए थिन रोड। डायग्राम में बनाते टाइम हमने भले इसके पास थिकनेस बनाई है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस रोड की बात कर रहे हैं वो उसके पास कोई थिकनेस नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं वो जो रोड है लगभग इस टाइप की होगी, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से, यानी अगर आप इस एक्सिस के आसपास मास डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सारा मास इसी लाइन पर है, इस लाइन से आसपास और कोई मास नहीं है। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी कि इस ICM की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। आप नोटिस कीजिएगा हर बार हम ICM की वैल्यू को पहले से याद कर लिया करते थे, यहां पर भी हम याद करेंगे ही सही, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो यहां पर ICM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है जो रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर है और वन एंड से पास कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन के अंदर, और इसका वैल्यू था ml²/3। दोनों के बीच का डिस्टेंस, सिंस ये सेंटर ऑफ मास है तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास l/2,
तो डी का वैल्यू हो गया यहाँ पर L/2। दोनों एक्सिस पैरेलल है तो लगाएंगे हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इज इक्वल टू हो गया ICM प्लस MD² होता है, D की जगह पर आ गया यहाँ L/2, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। सोल्व किया हमने आगे इसको, तो इधर हो गया I की जगह हमने लिख दिया ml²/3। ICM हमें फाइंड करना है, यहाँ बचा ये ml²/4। ml²/4 को एक तरफ करेंगे तो बन जाएगा ये ICM इज इक्वल टू ml²/3 माइनस ml²/4। सोल्व करने पर आ जाएगा ml²/12। और ये भी हमें याद करके रखना है, क्वेश्चंस के अंदर बार बार काम आता है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ नहीं पकड़ना अपने को, ऑलरेडी हम क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं इंटीग्रेशन से। वैल्यू होता है ml²/3, ये भी हमें याद रखना है, काम आता है बार बार। नेक्स्ट, अबाउट एक्सिस पासिंग अलोंग द लेंथ ऑफ रोड। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये थिन रोड है, तो देखने में आपको ऐसे लग रही है लेकिन वास्तव में ऐसी है नहीं। वास्तव में जो रोड है वो इस तरीके से। अब इसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बहुत सारे मासेस से मिलकर बनी हुई है, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम। अब नोटिस करो, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्स डैश मुझे नाम दे देता हूं इसका, इस एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर निकालना है। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हमको पता है हमें करना होता है dm(r²) का इंटीग्रेशन, और r का मतलब है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर जितने भी डीएम मास हैं, ये डीएम मास, ये डीएम मास, ये डीएम मास, ये खुद ही एक्सिस पर है। यानी अगर इनकी डिस्टेंस निकालनी है तो एक्सिस से उसी एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी जिस पर ये है, तो खुद से खुद की डिस्टेंस होती है 0। यानी यहां पर r का वैल्यू हो गया 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा 0। इसलिए बात आपने को ध्यान रखनी है, अगर कभी भी हम किसी रोड के लिए उसकी लेंथ के अलोंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है।